न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। चक्रवात मोंथा बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य में गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ। आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। अलर्ट पर केंद्र और राज्य सरकार। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व हुआ संपन्न। बिहार से दिल्ली तक घाटों पर गूंजे छठी मैया के गीत। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। भारत की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र को राष्ट्रपति करेंगी संबोधित। सौर ऊर्जा अपनाने के प्रयासों में सहयोग बढ़ाने पर होगा विचार विमर्श। बाहर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत। अगले साल 7 फरवरी को संपन्न होगी प्रक्रिया। और बिहार चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा, जेडीयू, आरजेडी नेता कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। आज शाम जारी होगा महागठबंधन का घोषणा पत्र। तो खबरों में सबसे पहले बात करते हैं चक्रवाती तूफान मोंथा से जुड़ी हुई। चक्रवात मोंथा बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य में गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक इसके आज शाम या रात में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश तट को पार करने की उम्मीद है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। उधर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर भी दबाव बना हुआ है। इन दोनों के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर ज्यादा बारिश होने की संभावना है। सुरक्षा कारणों के तहत एहतियातन मछुआरों को बुधवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारतीय रेलवे ने भी भीषण चक्रवाती तूफान के मद्देनजर एहतियात के तौर पर ओडिशा में कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया, तो वहीं कुछ ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण प्रभावित जिलों के प्रशासनिक अधिकारी एक्शन मोड में आ गए। ओडिशा के गंजम जिले के कलेक्टर ने कहा कि तूफान के मद्देनजर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। Various preparedness activities for the impending cyclone Mantha has been ensured in the district of Ganjam. We have around 110 cyclone shelters which have been kept under full preparedness, and we have already started mobilizing people from vulnerable areas and from remote locations like Patrapur, Soroda, Jagannath Prasad, etc. All pregnant women who have their EDD in the upcoming 10 to 15 days have also been shifted to the local nearest health facility. And all kinds of facility, including their fooding, safe shelter, and all the security aspects are being taken care of. इस बीच चक्रवात मोंथा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात की और राज्य को हर संभव सहायता और सहयोग देने का आश्वासन दिया। आंध्र प्रदेश में मोंथा तूफान के प्रभाव का हर घंटे आकलन हो रहा है। राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री नायडू ने अधिकारियों को निचले इलाकों से लोगों को पुनर्वास केंद्रों में भेजने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्वी तट रेलवे और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज के लिए कई सेवाएं रद्द कर दी। और अब बात छठ की। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व आज संपन्न हो गया। आज पर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, जैसे उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ छठ पर्व का समापन भी हो जाता है। इसी दौरान व्रती नदी या घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर उगते सूर्य की पूजा करते हैं। इस पूजा के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना, धूप, अगरबत्ती, हल्दी और कई अन्य सामग्रियों को रखा जाता है, जिसे लेकर व्रती घाट पर पहुंचते हैं। अर्घ्य के बाद व्रती सूर्य और छठी मैया से सुख समृद्धि, संतान सुख की, स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा, भगवान सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन। छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे। बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडल स्थित कोठी घाट पर आज परंपरागत विधि विधान से छठ पर्व संपन्न हुआ। इस घाट पर माहौल का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश राज ने। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ पूजा का जो अनुष्ठान है वो संपन्न हो गया है और हम अभी मंझौल अनुमंडल जो बेगूसराय ज़िले का एक महत्वपूर्ण अनुमंडल है वहाँ पर मौजूद है। कोठी घाट है ये। हमारे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं कि ये नदी में जो महिलाएं हैं वो बड़ी तादाद में पूजा अर्चना करने के लिए आई हैं। 4 दिनों का ये अनुष्ठान नहाय खाए के साथ शुरू होता है, फिर खरना जिसमें महिलाएं रात में पूजा अर्चना करती हैं और फिर 2 दिनों तक तकरीबन जो है वो भूखे रहती हैं अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, उन्नति के लिए वो अनुष्ठान रखती हैं। और उसके बाद इस घाट पर शाम में कहा जाता है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ इस त्यौहार की जो गरिमा है वो बढ़ती है। लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, लेकिन बिहार इकलौता ऐसा प्रांत है जहां पर ढलते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं जो इस अनुष्ठान का हिस्सा हैं, उनसे आपको बात कराएंगे। क्या लगता है कि गांव जो है वो छठ के मौके पर आकर्षित करता है, गांव आने की प्रेरणा मिलती है? छठ एक पावन पर्व है, पूरे बिहार का महापर्व है। यहाँ मतलब जैसे कि कोई बाहर अगर रह रहा है, अगर पूरे साल नहीं आ रहा है तो वो छठ और दिवाली के अवसर पे आता है। घर में महिलाएं 3 दिन का उपवास करती हैं, पकवान बनता है, ढेर सारा प्रसाद बनता है, घर में रख के कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी भेजा जाता है। छठ पूजा का कितना महत्व है गांव, परिवार, समाज के लिए? खूब सुंदर, सब आनंद रहे, बाल बच्चा हमारा खुशी खुशी, बाल बच्चा खूब दीनानाथ अच्छा से रखे। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। कल डूबते हुए सूरज की हुई थी, आज उगते हुए सूरज की हुई है। बहुत मज़ा आ रहा है। सूर्य की आराधना का त्यौहार छठ पर्व महिलाओं के लिए एक बड़ा अनुष्ठान है जो अपने परिवार, समाज के लिए कई दिनों तक भूखे रहकर इस अनुष्ठान का हिस्सा बनती हैं और एक बड़ी कठिन तपस्या कहा जा सकता है जिसमें पूरी साधना, पूरी तल्लीनता के साथ महिलाओं के द्वारा ये व्रत किया जाता है, जिसमें पुरुष उन्हें घाट पर लेके आते हैं और यहाँ पर सूर्य देव को अर्घ देने के साथ यह त्यौहार जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये त्यौहार संपन्न हो जाता है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मंझौल बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सभा और इसमें राष्ट्रपति का संबोधन भी होना है। सौर ऊर्जा अपनाने के प्रयासों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा है। भारत मंडपम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ICS सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य भाषण देंगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज ICA के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस 4 दिवसीय वैश्विक आयोजन में दुनिया भर के 124 देश और 40 से ज्यादा मंत्री भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन वैश्विक समुदाय को सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ उज्जवल टिकाऊ भविष्य कैसा होगा, सौर ऊर्जा को अपनाने में कैसे तेजी लाई जाएगी, इस पर भी मंथन होना है। सम्मेलन के सत्रों के दौरान सदस्य देश इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। चुनौतियों के समाधान पर भी चर्चा होनी है और सभी तक किफायती सौर ऊर्जा पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में कार्यों पर समन्वय के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। डीडी न्यूज़ संवाददाता तापस भट्टाचार्य से खास बातचीत में ICA के महानिदेशक आशीष खन्ना ने बताया कि आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा की 70% वृद्धि एशिया प्रशांत क्षेत्र से होनी है। आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DG ICA के आशीष खन्ना। सर, 8th सेशन में आपका स्वागत है। ये मुझे लगता है कि
आज तक का सबसे बड़ा सेशन होने वाला इंडिया की प्रेसिडेंसी में। कैसे देखते हैं इसको, कितनी कंट्रीज आ रही है इस वक्त यहाँ पे भारत में शरीक होने के लिए? धन्यवाद तपश। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस 125 कंट्रीज़ का हमारे पास मेंबर्स हैं और इस असेंबली में फर्स्ट टाइम भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी आएंगी, विच इज़ जस्ट अ सिग्निफिकेंस कि भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कितना महत्व देता है। जो एक दूसरी बड़ी चीज़ इस मौके पे हो रही है कि पूरी दुनिया में बहुत चेंज हो रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा 1000 गीगावाट से 2000 गीगावाट सिर्फ 2 साल के अंदर हो गई और अब ये डबल हो के 4000 गीगावाट होगी, जो कि सारी की सारी 70% से ज़्यादा 70% एशिया पैसिफिक में। इसका मतलब है कि ग्लोबल साउथ को ही इसकी लीडरशिप आगे वाले 5-10 साल में लेनी पड़ेगी। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्यों ये 8th असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 4-5 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करेंगे। पहला है कि फर्स्ट टाइम अफ्रीका सोलर फैसिलिटी, जो एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है ताकि प्राइवेट सेक्टर जो अफ्रीका में इतनी सोलर होने के बावजूद नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू में एक ड्रीम दिखा था, अब उसको हकीकत में करने का समय आ गया है। उसका एक सेक्रेटेरिएट इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इस साल शुरू होगा और फिर हम ये देखेंगे कि हर कॉन्टिनेंट को, ईस्ट एशिया को साउथ एशिया, साउथ एशिया को मिडिल ईस्ट के साथ, मिडिल ईस्ट को अफ्रीका और यूरोप के साथ कनेक्ट करने में अब आगे क्या समस्याएं हैं और कैसे आगे होगा। और सिमिलरली टेक्नोलॉजी, ग्लोबल साउथ की क्या ज़रूरतें हैं, तो हम एक टेक्नोलॉजी पॉलिसी और रोड मैप नया वर्टिकल खोल के फिर हम ये देखेंगे कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज ग्लोबल साउथ के लिए हो सकती हैं। फाइनली हर कंट्री आप ये देखेंगे बोलेगी कि हमें अपनी कैपेसिटी चाहिए, तो उसके लिए इंडिया जिसमें इतना ह्यूमन कैपिटल है, इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। तो 17 कंट्रीज़ के अपने सेंटर्स हमने उनकी यूनिवर्सिटीज़ में खोले हैं। अब हम उनको इंडिया की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से खोल के यूट्यूब चैनल, AI सेंटर्स के थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का काम। आप बताना चाह रहे हैं कि भारत से पूरे विश्व को अब एजुकेशन दी जाएगी, एक तरह से इंफॉर्मेशन दी जाएगी? एब्सोल्युटली, बिकॉज जो काम डिजिटाइजेशन ट्रेनिंग जितना सस्ता और जितना अच्छा इंडिया में ग्लोबल साउथ के लिए हो सकता है, वो शायद कहीं और नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें अगले 1-2 साल में बड़े स्केल में लॉन्च की जाएंगी। हम कैसे वर्ल्ड ग्रिड को एक तरह से जोड़ सकते हैं? प्रधानमंत्री का भी एक विजन है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो ग्रिड जोड़ने का जो एक है सपना, वो आपको लगता है कि जल्दी पूरा हो सकता है? उसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और कनेक्ट होंगे, वो उसकी स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ऑलरेडी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं, अफ्रीका और यूरोप कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। इंडिया ने ऑलरेडी नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सब से कनेक्शन कर लिया, म्यांमार से कर लिया है, श्रीलंका से बात कर रहा है, सिंगापुर से बात कर रहा है, मिडिल ईस्ट से बात कर रहा है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर मोमेंटम आ चुका है। अब इस मोमेंटम को कंट्रीज़ को और लाके जल्दी से जल्दी करने में ये हमारा ओसोवॉक सेक्रेटेरिएट का काम है। ये आइडिया जिसका समय आ चुका है, बिल्कुल, ये एक ड्रीम है फॉर जिसके लिए रियलिटी का टाइम आ गया है। तो ये थे डीजी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आशीष खन्ना, जो बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है वन सन वर्ल्ड वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ये जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, विजन था उनका, वो अब जल्दी साकार होने वाला है। कैंपस से संतिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities.
तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। अरे वाह, क्या बात है, नया AC और इसके साथ साथ सुनहरे सपनों की बधाइयां। अरे बधाई पे बधाई जी। नए GST से AC हुआ 2800 रुपए तक सस्ता। नए GST से घर घर में खुशियां छाई, भारत मना रहा है बचत उत्सव, बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई के दौरे पर रहेंगे। वे भारत समुद्री सप्ताह 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करने वाले हैं और ग्लोबल मैरीटाइम CEO फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। भारत समुद्री सप्ताह 2025 का प्रमुख आयोजन ग्लोबल मैरीटाइम CEO फोरम वैश्विक समुद्री कंपनियों के CEO, प्रमुख निवेशकों, नीति निर्माताओं, नव प्रवर्तकों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को वैश्विक समुद्री जो परिस्थिति तंत्र है उसके भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच पर लाएगा। ये फोरम सतत समुद्री विकास, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, हरित नौवहन और समावेशी नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी की रणनीतियों पर संवाद के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा। महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री विजन विषय के तहत 27 से 31 अक्टूबर तक चलने वाला IMW 2025 वैश्विक समुद्री केंद्र और नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी रूप में उभरने के लिए भारत के रणनीतिक रोडमैप को प्रदर्शित करेगा। IMW 2025 में 85 से अधिक देशों की भागीदारी है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा प्रतिनिधि, 500 से अधिक प्रदर्शक और 350 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। बाहर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होगी। इसके तहत गणना पत्रों की छपाई और बूथ स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण 3 नवंबर तक चलेगा। गणना का चरण 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सत्यापन और सुनवाई की जानी है। इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियां अब फ्रीज कर दी गई। बूथ स्तर के अधिकारी वर्तमान रजिस्टर्ड मतदाताओं को विशिष्ट गणना पत्र बांटेंगे। इन पत्रों में उनकी वर्तमान मतदाता जानकारी शामिल होगी। यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी था तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 7 फरवरी को प्रकाशित होगी। कल निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण में SIR की घोषणा की है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम होगा। इस चरण में असम को छोड़कर 4 राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण में SIR काम होने जा रहा है उनमें मतदाताओं की संख्या करीब 51 करोड़ है, जिसमें से अधिक मतदाता सबसे ज़्यादा यानी कि 15 करोड़ से ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में है, जबकि बंगाल में यह आंकड़ा 7.5 करोड़ से ज़्यादा का है। तमिलनाडु में भी 6 करोड़ से ज़्यादा, मध्य प्रदेश में भी 5.5 करोड़ के पार, राजस्थान में भी 5 करोड़ से ज़्यादा और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ के पार मतदाता हैं। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना आदिवासी समुदायों को समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थायी रोजगार और बुनियादी ढांचे में सुधार कर आदिवासी लोगों के जीवन में गुणवत्ता सुधार करना है, जिसके लिए कई कदम उठाए गए। देखिए रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना सरकार की एक ऐसी ऐतिहासिक पहल है जो 28 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना की कल्पना भारत में जनजातीय समुदाय के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों का समाधान करने हेतु एक व्यापक रणनीति के तहत की गई, जो देश की आबादी का लगभग 8.9% हिस्सा है। हिमालय से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक विभिन्न क्षेत्रों में फैली 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियों वाली भारत की जनजातीय आबादी
अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के मामले में हाशिए पर रहती है। ये योजना आदिवासी बहुल इलाकों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे कई आयामों को छूने की कोशिश करती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के तहत 6 प्रमुख कदम उठाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, विशेष तौर पर कमजोर जनजातीय समूह पीएम जनमन, आदिवासी अनुसंधान संस्थान, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रशासनिक मदद शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी कल्याण को लेकर हमेशा सरकार की प्राथमिकता सुनिश्चित की है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 26,135.46 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ शिक्षा और आजीविका में एकीकृत ग्राम विकास और क्षमता निर्माण पहल के जरिए आदिवासी समुदाय के समग्र विकास पर जोर दिया गया है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर तुर्की से, जहां के बालिकेसर प्रांत में भूकंप से भारी तबाही की खबर है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 रही। भूकंप के जोरदार झटके संताबुल और अन्य शहरों में भी महसूस किए गए। घबराए लोग घरों से बाहर निकल आए। तमाम इमारतें तेज झटकों की वजह से धराशायी हुई। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र 5.99 किलोमीटर की गहराई पर था और इस्तांबुल सहित आसपास के प्रांतों में भी महसूस किया गया। इस्तांबुल और इज़मिर के निवासियों ने बताया कि भूकंप का असर लगभग 30-40 सेकंड तक रहा। इस्तांबुल और इज़मिर के अलावा बरसा और कनकल्ले में भी महसूस किया गया। जमाइका इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान मेलिसा से जूझने वाला है। ये तूफान वर्तमान में 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। आज शाम तक ये जमीन पर दस्तक देगा और पूरे कैरिबियाई द्वीप में तबाही मचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार मेलिसा केवल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि आज शाम तक विनाशकारी हवाएं और जानलेवा तूफानी लहरें जमाइका से टकराने की आशंका है। अगले 4 दिनों में जमाइका के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मेलिसा तूफान ने हैती और डोमिनिकन गणराज्य के पहले ही 4 लोगों की जान ली। बढ़ते बाढ़ के पानी में कई लोगों को बचाया गया। जमाइका सरकार ने किंगस्टन के कुछ हिस्सों को खाली कराने का आदेश दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गाजा से एक और मृत बंधक का शव इजरायली सेना को सौंपा गया। शव को लेकर आ रहा काफिला तेल अवीव स्थित इजरायल के राष्ट्रीय फोरेंसिक मेडिसिन केंद्र पहुंचा, लेकिन अभी भी 12 बंधकों के अवशेष गाजा में बचे हैं। हमास ने कहा कि मलबे में फंसे होने की वजह से शवों को निकालने में दिक्कत आ रही है। शवों को बाहर निकालने का काम रेड क्रॉस मिस्र की तकनीकी टीम के साथ किया जा रहा है। मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानने वाली और आयरलैंड में जन्म लेकर भी भारत में लंबे वक्त तक लोगों की सेवा करने वाली सिस्टर निवेदिता की आज जयंती है। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर 1898 में भारत आई, फिर यहीं होकर रह गई। आइए दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। कलकत्ता में रहकर अपना जीवन बालिका शिक्षा और गरीबों की मदद के लिए न्योछावर करने वाले मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल की आज जयंती है। वो उन प्रथम महिलाओं में शामिल रहीं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भारत में स्कूल और कॉलेज का निर्माण किया। मार्गरेट नोबल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। 1895 में उनकी मुलाकात लंदन में स्वामी विवेकानंद से हुई। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर वे 1898 में भारत आईं और स्वामी विवेकानंद से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। विवेकानंद ने उनका नाम मार्गरेट नोबल से बदलकर निवेदिता कर दिया। इस नाम का मतलब होता है ईश्वर को समर्पित, और वाकई उनका जीवन दूसरों के लिए ही समर्पित रहा। भगिनी निवेदिता के नाम से मशहूर सिस्टर निवेदिता ने उस दौर के कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाया और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन भी किया। 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला, तब सिस्टर निवेदिता गरीबों की सेवा में जुट गईं। सिस्टर निवेदिता को साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में याद किया था। सिस्टर निवेदिता ने भारत में अपने जीवन पर कई किताबें भी लिखी। उनकी लिखी किताबें
द वेब ऑफ इंडियन लाइफ और द मास्टर एज आई सॉ हिम बेहद प्रचलित भी हुई। अपना तन मन धन भारतीयों के लिए न्योछावर करने वाली सिस्टर निवेदिता 11 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग में दुनिया को छोड़कर मौन हो गई, लेकिन उनका जीवन आज भी दुनिया को मानवता का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।